गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। कुछ क्वेश्चन तुक्के से लग गए। हाँ, तो इसीलिए तो हम आपको तुक्के की भी प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर आपसे सवाल नहीं बन रहे हो, वहां पर आप तुक्के का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें। ठीक है। करंट अफेयर्स हेल्पफुल था। चलिए, सुन के बहुत अच्छा लगा गारा जी। करंट अफेयर्स मैंने हमेशा से कहा, इधर उधर मत भागो। आपको एक कंपाइल फॉर्मेट में दिया जा रहा है, और वो सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है सर, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दिए जा रहे हैं ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब करंट की इवेंट्स कराए जा रहे हैं, करंट की इवेंट्स से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको जोड़ी जा रही है, वो भी उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है पेपर अच्छा करके आए हैं। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं पेपर टफ था, बात सही है। पेपर टफ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए, जो सीजीएल होता है उसका एक्सपेक्टेड रहता है लेवल हाई रहेगा, लेकिन सीजीएल का पेपर काफी आसान रहा था उसके कंपैरेटिव। ठीक है, उसके कंपैरिजन में सीएचएसएल वाला थोड़ा सा टफ था। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टफ था, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं आप। सीजीएल के कंपैरिजन में सीएचएसएल वाला ज्यादा टफ था, ये कह सकते हैं। तो आप लोगों ने स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा, कमेंट में अपना स्कोर भी बताते रहें। ठीक है। दोगो जी, तो नेक्स्ट टाइम पे और मेहनत करिए और स्कोर बढ़ाने की कोशिश करिए। आप लोग जितना स्कोर अपना शेयर करेंगे उतना ही स्मूथ हमारे लिए हो जाएगा। मतलब एक्सपेक्ट करना, प्रेडिक्ट करना कि कट ऑफ क्या जा सकता है। बाकी कट ऑफ को लेके बहुत परेशान मत होइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महीने दो महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। विद इन अ वीक, एक दो हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। 31 अक्टूबर को तो आपका स्किल टेस्ट ही है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कट ऑफ के चक्कर में अपना इधर उधर ज्यादा टाइम अब आप वेस्ट ना करें। ठीक है। अगर आपने 200 प्लस स्कोर किया है, डिसेंट स्कोर है, मतलब आप सिंसियर थे। हाँ, लेकिन 200 प्लस श्योरिटी नहीं देता है कि मतलब शॉर्टलिस्ट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है सर। चलिए, तो आगे बात करते हैं एक बार। तो पहले सर एक बार देख लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं कि क्वेश्चन आए किस प्रकार के। ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस और किस टॉपिक से कितने कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उसके बारे में एक बार हम लोग बात कर देते हैं। ये तो मैथ्स का है। हाँ। यहाँ से सर आपका था। देखो, जीके की अगर हम लोग बात करें तो कितने क्वेश्चंस सर आपका ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स हैं। तो करंट अफेयर्स के आप मान के चलो, टोटल 50 क्वेश्चंस तो आपके जीके के टोटल है। इस बार अगर आप देखोगे 10 सवाल सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करंट अफेयर से उठ के आए हैं। ठीक है। 10 सवाल तो सीधा सीधा करंट अफेयर से मिल जाता है, और बाकी डायरेक्ट 10 सवाल आपको अरुणाचल जीके से मिल जाता है। तो 10 + 10 ये कितने हो गए सर आपके? ये हो गए 20। यानी आउट ऑफ 50, 20 क्वेश्चन तो यही हो गए सर। ठीक है। आउट ऑफ 50, 20 क्वेश्चन तो सर अरुणाचल जीके और करंट अफेयर्स के रहे इस बार। बाकी बचे 30 क्वेश्चंस। वो 30 क्वेश्चंस में से कुछ पॉलिटी के थे, एक इकोनॉमी का था, कुछ ज्योग्राफी के थे, कुछ हिस्ट्री के थे, कुछ जनरल साइंस के थे। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर वाला भी हम हिस्ट्री में ही इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको आर्ट एंड कल्चर है वो हिस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है। तो 30 क्वेश्चंस आपका स्टैटिक पार्ट से रहा, 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से रहा, और बाकी 10 क्वेश्चंस आपका अरुणाचल जीके से देखने को मिला। ठीक है। देखो, सिली मिस्टेक्स का भी कुछ कोटा हमें लेके चलना पड़ता है ना। सिली मिस्टेक्स और सबसे होती हैं।
हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि 0% सिली मिस्टेक करके आए एग्जाम में। बस टारगेट ये करना होता है कि मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो हम कम से कम उसको कर पाए। अब आपका जो टारगेट होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि पेपर का एनालिसिस करें। अब जैसा पेपर हो गया ठीक है सर, कोई इशू नहीं। अब आपको फोकस करना है आगे के एग्जाम में, एमटीएस में, कांस्टेबल में। ठीक है, ऐसे हमारे बहुत से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यूडीसी दिया था, कम स्कोर आया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करी। अब जब वो ये वाला आपका एलडीसी का एग्जाम देके आए हैं, तो इस एग्जाम में उनका स्कोर ऐड हुआ है। ठीक है, क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि सर उन्होंने कंसिस्टेंट मेहनत करते रहा, वो करते रहे। ठीक है, तो आपको भी अब ये एग्जाम हो गया है, अगर अच्छा नहीं भी गया है तो आगे फोकस करिए। अभी एमटीएस का एग्जाम है, फिर कांस्टेबल का एग्जाम है, उसमें आपको फोकस करना है कि चलो इसमें नहीं गाड़ी बनती है तो इसमें हम अपना नंबर बैठाएंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी यह है कि मेहनत करना ना छोड़ें, क्योंकि अगर अभी तक आप मेहनत करते हुए आए हैं तो आपने काफी कुछ चीजें सीख ली हैं। तो अब अगर आप छोड़ दोगे तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा ना। तो उसको कंटिन्यू करिए, जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करिए, नए टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट करिए अपने नॉलेज में, और कंटिन्यूअस मेहनत अभी भी करते रहिए। ठीक है, नवंबर में भी एग्जाम है, अब उसको फोकस होकर तैयारी करनी है आपको। ठीक है सर। सर इसमें मिनिमम डबल सेंचुरी रिक्वायर्ड थी। ठीक है, हाँ तो एक बार देख लेते हैं सर। जैसे ये मैं सेक्शन डी का पेपर एनालाइज करा रहा हूँ, इस आप अपने सेक्शन के अकॉर्डिंगली देख लेना, क्वेश्चन तो सेम ही है। जैसे सेक्शन डी में तो बैक टू बैक लगातार 5 सवाल अरुणाचल जीके से ही उठ के आ गए, जिसमें पहला क्वेश्चन था फर्स्ट मेल आईएएस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखो अरुणाचल प्रदेश में पर्सनालिटीज बहुत पूछने लगा है, तो इसके लिए हम एक अलग से प्रॉपर एक और लिस्ट बना के आपको देंगे, जिसमें जितना भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होगा वो सारा अरुणाचल प्रदेश के मेंशन रहेंगे। अभी यूडीसी में और पिछले एग्जाम्स में आपका आर्कियोलॉजिकल साइट बहुत पूछ रहा था, तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स का इस बार मैंने आपको एक पूरा लिस्ट प्रोवाइड किया था, ताकि वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से अगर क्वेश्चन आए तो आप कर पाए। लेकिन इस बार इन्होंने अभी किस पे फोकस रखा है? इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पे। ठीक है, तो फर्स्ट मेल आईएएस ऑफिसर, आप लोग क्या आंसर लगा के आए सर इसका? करेक्ट आंसर इसका था सर आपका जोमिन तायंग। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन हमने आपको बताया था, जब पंचायत वाला पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अरुणाचल में भी स्टेट इलेक्शन कमीशन बना था। तो जब अरुणाचल में स्टेट इलेक्शन कमीशन बना था तो उसके फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सर कौन थे? ओके, बहुत अच्छा है गारा जी ये तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे अरुणाचल प्रदेश के? हाँ जी, ये थे आपका जेएम तांगू, फर्स्ट इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। देखो इसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पूछा है, देश का नहीं पूछा है। कंट्री का पूछते तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते, या सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया लिखते, वो सुकुमार सेन थे। वो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एसआई के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, डैश इज द थिनली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। देखो पॉपुलेशन पूछी है यहाँ पर। आपका अरुणाचल जीके जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसमें लास्ट में आप जाएंगे, प्रॉपर सेंसस की सारी डिटेल्स वहां पर मौजूद हैं, उसके हिसाब से आप चेक कर लेंगे। इनमें से थिनली, थिनली का मतलब होता है लीस्ट। ठीक है, थिन का मतलब होता है कम, और थिक का मतलब होता है ज्यादा। तो थिन का मतलब यहाँ पर कम से पूछ रहा है, पॉपुलेशन किसकी कम है, तो सेंसस के हिसाब से आप देखेंगे तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा दिबांग वैली। फिर क्वेश्चन नंबर सर 104 में आप आ जाएं, which among the following districts of Arunachal Pradesh has the highest literacy rate? तो सेंसस में आपको पॉपुलेशन भी कवर कराया है, लिटरेसी रेट भी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप 79 समथिंग कुछ परसेंटेज आपका जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो कहाँ का निकल के आता है? दैट इज फ्रॉम पापम पारे। ठीक है,
हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? पापम पारे में। ये दोनों तो आपका डायरेक्ट पीडीएफ में मेंशन्ड है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105, 1974 में अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल शिफ्ट की गई थी। एक्चुअली ये तब की बात है जब अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता था, ठीक है। फिर इसको क्या बनाया जा रहा था? पहले यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा था, ठीक है। तो जब अरुणाचल प्रदेश आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, तब अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल होती थी शिलोंग, ठीक है। फिर शिलोंग से कैपिटल जब ये आपका यूटी बना अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पहले अरुणाचल प्रदेश नेफा का हिस्सा था, जब नेफा का पार्ट था तब कैपिटल थी शिलोंग। फिर जब ये यूटी बना तब अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल शिफ्ट करके क्या कर दी गई? ईटानगर कर दी गई, जो सर आज तक मौजूद है, वरना पहले क्या थी? शिलोंग थी कैपिटल। तो ये शुरू के बैक टू बैक 5 क्वेश्चन अरुणाचल जीके से आपके पूछे थे। आगे अभी 5 सवाल और मिलेंगे आपको अरुणाचल जीके के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? ये सर ज्योग्राफी का है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड है। ये तो सर आपको चीख चीख के पढ़ाया गया है ज्योग्राफी में, ठीक है। ये तो सर ज्योग्राफी का बहुत ही आसान टॉपिक था, जो आप पढ़ते हैं ना वर्ल्ड ज्योग्राफी के लास्ट में एटमॉस्फेयर पढ़ाया जाता है। तो एटमॉस्फेयर में ये वहां पर बताया गया है कि स्ट्रेटोस्फेयर, हर एक लेयर की एक स्पेशलिटी बताई गई है। और ये भी बोला गया था कि अगर एटमॉस्फेयर से सवाल बनता है तो 99% से ज्यादा टाइम्स स्ट्रेटोस्फेयर या ओजोन लेयर पे ही सवाल बनता है, ठीक है। देखो फिर से उन्होंने सवाल बना दिया। तो ओजोन लेयर सर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 109, द लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर आर कॉल्ड। देखो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पूछ गए क्वेश्चन, ये मतलब पीसीएस लेवल पे इस तरह के वैसे क्वेश्चन आते हैं। इक्वल प्रेशर की अगर हम बात करें, इक्वल प्रेशर का मतलब होता है, इक्वल का मतलब होता है आइसो, और प्रेशर कहते हैं बार, ठीक है। तो इक्वल प्रेशर से कौन सा वर्ड रिलेट होगा? आइसो बार, ठीक है। तो वो प्लेसेस जहां का प्रेशर इक्वल होता है उनको हम क्या कहते हैं? आइसो बार कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में खत्म हुआ ऐसे कैसे सर? अभी लड़ाई और भी बाकी है। फिर क्वेश्चन नंबर 108 पे आ जाओ आप लोग। इसमें सर कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड पूछा है। तो कोरियोलिस फोर्स आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाते तो हैं, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के कभी नहीं पढ़ाया। इतना मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोरियोलिस फोर्स से यहाँ पर सवाल आएगा। बट चलो ठीक है, आपके सिलेबस में जो कोरियोलिस फोर्स रखा गया उसे पढ़ाने से फायदा हुआ। कोरियोलिस फोर्स होता क्या है? कोरियोलिस फोर्स मतलब आप जैसे मान लो, मैं इसका एग्जांपल ऐसे देता हूं कि मान लो एक झूला है, ये राउंड राउंड घूम रहा है, इसमें 4 सीट है, ठीक है। इसमें 4 सीट है, यहां पर एक बॉल थी, इसने सीधे पास करी, लेकिन इस वाले को ना मिलके ये बॉल इस वाले तक पहुंच गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये डिफ्लेक्शन किस वजह से हो रहा है? एक फोर्स की वजह से, जिसको कह रहे हैं कोरियोलिस फोर्स। और ये क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि जिस प्लेन में हम बैठे हैं वो खुद मूव कर रहा है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे विंड हमारी अर्थ पे इस तरह से चलनी चाहिए, मान लो इस तरह से हाई टू लो चलती है। तो मान लो अगर ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो विंड को इस तरह से चलना चाहिए, सही बात है। लेकिन जिस अर्थ पे ये विंड चल रही है वो अर्थ भी तो सर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। तो उस अर्थ का रोटेशन क्या करता है? विंड की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देता है।
और जो फोर्स इस डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ये मैंने आपसे कहा था, याद कर लेना। इक्वेटर से ऊपर अगर आप जाओगे तो आपका जो डिफ्लेक्शन है वो राइट होता है, और इधर जाओगे तो वो लेफ्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये तो इसकी डेफिनेशन है पूरी, मतलब ये तो इसकी प्रॉपर्टी है जो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी एक लाइन मैंने बताई थी अभी, आपका जो मैम पढ़ा रही है, मैम ने आपको बताया होगा, जो इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स होता है वो जीरो होता है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहां पर होता है? पोल पर। पोल पर कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर जीरो होता है। अब यहां सवाल पूछा है इनकरेक्ट, कई लोग इनकरेक्ट, ये कई लोग इस गलती में इसको करके आए हैं, उन्होंने सीधा कोरियोलिस फोर्स पढ़ा और पहला ऑप्शन देखा सही है, इसको टिक करके चले आए। लेकिन यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा था, क्या पूछा था सर? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर सर जीरो होता है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे इस ऑप्शन में लिखा है कि इक्वेटर पे मैक्सिमम है, पोल पे एब्सेंट है, तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा सर? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। तो इकोनॉमी की पीडीएफ में, इकोनॉमी से वैसे इस बार अनएक्सपेक्टेडली दो सवाल आए हैं। वैसे इकोनॉमी से एक सवाल आता है या फिर इकोनॉमी से सवाल ही नहीं आता है, लेकिन इस बार अनएक्सपेक्टेडली दो सवाल इकोनॉमी से पूछे। दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग। तो इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो वेल्थ टैक्स हो, कॉर्पोरेशन टैक्स हो, पर्सनल इनकम टैक्स हो, ये तीनों जो आपका टैक्सेशन वाला पार्ट आपको इकोनॉमी में पढ़ाया गया है, उसमें दो तरह से टैक्स बताए गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आप इकोनॉमी की पीडीएफ उठा के देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स में ये तीनों एग्जांपल लिखे हैं, वेल्थ टैक्स भी लिखा है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी लिखा है, और पर्सनल इनकम टैक्स भी लिखा है। ये तीनों क्या है? डायरेक्ट टैक्स हैं, जो सरकार को डायरेक्ट मिलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में कौन सा आता है? एक्साइज टैक्स। पहले एक्साइज टैक्स लगता था, ये लगता है किसी भी चीज के प्रोडक्शन पे, मान लो कोई भी चीज फैक्ट्री में बनी, बाहर जैसी वो बिकने को आई, उस पे जो टैक्स लगेगा उसे क्या कहते हैं? एक्साइज टैक्स। लेकिन अब एक्साइज टैक्स का जो रेलिवेंस है कम हो गया, क्योंकि अब जीएसटी आ गया। फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स पे एक्साइज टैक्स लगता है, जैसे आपका लिकर हो गई, उस पे एक्साइज टैक्स लगेगा। आपका क्या कहते हैं, पेट्रोल डीजल है, उस पर भी आपका एक्साइज टैक्स लगता है। तो ये किस तरह का टैक्स है सर? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 110 पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अभी इसको लेके सरकार ने अभी कानून भी बना रही है सरकार, तो ये न्यूज में था, तो ये इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनवाई थी। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी कानून बना है, उस पर अपन ने एक वीडियो भी बनवाई थी जिसमें ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये किसकी रिकमेंडेशन पे बना था सर? आपका ये बना था बीएन श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा डी। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो किसका है सर? करंट अफेयर्स का है। ठीक है, ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है। ठीक है, तो ये हो गए सर आपके 10 सवाल। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये 10 सवालों में किसी को कोई डाउट है? क्लियर है तो सर गिव मी ए थम्स अप। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। थैंक यू लॉलिन जी। देखो, आपको जो करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया है ना, वो इसीलिए पढ़ाया है कि आपका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, ठीक है, जो आपसे रैंडमली क्वेश्चन पूछता रहता है, वो भी कवर होते रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1111 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये सर हमने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स।
देखो मैंने कहा था पॉलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फंडामेंटल राइट्स, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है और क्वेश्चन आया भी है। फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 23 और 24 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है सर वो, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, और इसको तो हम लोगों ने रिवीजन क्लास में भी डिस्कस किया था। अब इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में जो आर्टिकल 24 है सर, ठीक है, जो आर्टिकल 24 है वो किससे रिलेटेड है, वो है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो 1111 का 111 का करेक्ट आंसर क्या है, आंसर है सी। भैया मिगलू जी, मैथ्स का ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, मैथ्स का जो रिकॉर्डेड वीडियो है ऑलरेडी वो फेसबुक पे अपलोड हो गया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में बताइए सर आप लोगों ने क्या टिक करा, चंद्रयान 1। अब इसमें कई लोग गलती करके आए हैं, ठीक है, गलती इसमें कैसे करके आए हैं, उन्होंने बस पढ़ा चंद्रयान, नहीं मतलब है सर 2 है 3 है 4 है 5 है, क्या फर्क पड़ता है 1 2 3 4, वो सिर्फ देखा चंद्रयान, अरे सर ये तो इसी साल हुआ है 2023, लगाओ छुट्टी। ये गलती करते हैं, यही सिली मिस्टेक्स कहलाती हैं, और इसी सिली मिस्टेक्स को दूर करने के लिए आपको बताया गया है कि अपना प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है। चंद्रयान 1 मिशन सर आपका लॉन्च हुआ था 2008 में, ये भी करंट अफेयर से इसको रिलेट कर सकते हो क्योंकि चंद्रयान मिशन क्योंकि न्यूज में था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने बना दिया। मैंने हमेशा कहा है कि एग्जामिनर सिर्फ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं बनाता है, उससे रिलेटेड टॉपिक भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। बढ़िया मेहुंग जी आप बताइए। अभी क्वेश्चन नंबर 113, ये तो अभी ये अगस्त का ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। What is the ambassador? Who is the ambassador of the Election Commission's National Voter Awareness? बताइए, इलेक्शन कमीशन के नेशनल वोटर अवेयरनेस के एम्बेसडर कौन है, शुभमान गिल, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। ये भी ये तो अगस्त का ही करंट अफेयर्स का है, इसका करेक्ट आंसर है सर आपका सचिन तेंदुलकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, ये भी न्यूज में था, अभी भारत न्याय संहिता बिल लाया गया है बीएनएस, इस पे भी एक सेपरेट आपको वीडियो बना के शेयर किया गया था जिसमें भारत न्याय संहिता से रिलेटेड सारी डिटेल एक्सप्लेन की गई है। तो ये किसको रिप्लेस करके लाया जा रहा है सर, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करके लाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर को मालूम था कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इंडियन पीनल कोड जानते होंगे, तो उसने इसमें कंफ्यूज करने के लिए इंडियन पीनल कोड के दो ऑप्शन दे दिए, एक 1860, एक दे दिया 1898, खेलो भैया। तो यहां पर हमें पता होना चाहिए इंडियन पीनल कोड कब आया था, 1860 में। एक वीडियो और भी हम पहले बनवा चुके हैं, आईपीसी सीआरपीसी क्या डिफरेंस है इनमें, इसके रिलेटेड, प्लस अभी जो भारत न्याय संहिता बिल आया है इसके रिलेटेड भी एक अलग वीडियो बनवा चुके हैं, ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन करते हुए। क्वेश्चन नंबर 115, ये भी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया था, ये सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 116, हाँ जी सर 116 का क्या आंसर लगा के आए हैं, तो अभी तक आपको पॉलिटी का एक क्वेश्चन देखने को मिल गया, इकोनॉमी के दो क्वेश्चन देखने को मिल गए, ज्योग्राफी का एक देखने को मिल गया, ठीक है। इसका सर क्या लगा के आए, सही जा रहा है, बहुत बढ़िया। इसका क्या लगा के आए सर, ये तो बिल्कुल अभी ये सन को स्टडी करने के लिए सितंबर में ही मिशन भेजा गया था, दैट इज योर आदित्य एल्बम, ठीक है। यानी बहुत रिसेंट करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये करीब 2 सितंबर की न्यूज है, तो 15 दिन पहले पहले के करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करते हैं, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। यानी एग्जाम जो होता है वो 15 दिन के अंदर अंदर बनता है, बहुत पहले बना के नहीं रखते, तो करेक्ट आंसर होगा आदित्य एल्बम। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक डायनेमो मशीन, ये जनरल साइंस का सवाल है और उसमें फिजिक्स के पार्ट का सवाल है, तो ये फिजिक्स का सवाल है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक डायनेमो मशीन क्या है सर? ये जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, फेराडे ने लॉ दिया था ना कि कोई इलेक्ट्रिक कॉइल है, उसमें मैग्नेट मूव कराओगे तो कॉइल में करंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन किया था फेराडे ने, और उसी की मदद से एक इलेक्ट्रिक जनरेटर क्रिएट किया था फेराडे ने। उसमें उन्होंने क्या किया था, एक जगह दो जगह कॉइल वो मैग्नेट लगाई, एक जगह नॉर्थ पोल एक जगह साउथ पोल, बीच में एक आपका कॉइल रखी और इसे रोटेट करा दिया। इसके रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी गई। ठीक है, ये रोटेट होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायनेमो मशीन। उसका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो इलेक्ट्रिक डायनेमो मशीन ये किसने डिस्कवर किया, फेराडे ने। अगर आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि हाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसने डेवलप किए, फेराडे ने डेवलप किए, तो आप आराम से आंसर लगा देते, माइकल फेराडे। ठीक है, हाँ जी, मतलब फिर 15 दिन के अंदर ही रेडी होता है ये आपका पेपर। क्वेश्चन नंबर 108, होस्ट ऑफ द ब्रिक 15th ब्रिक समिट 2023। ब्रिक समिट का भी अभी आपको एक स्पेशल वीडियो बना के भेजा गया था। ठीक है, ये अभी प्रधानमंत्री G20 मीटिंग से जस्ट कुछ दिन पहले ब्रिक समिट से ही लौट के आए थे। कुछ दिन पहले, जस्ट पहले तो ईस्ट एशिया समिट हुआ था, उससे भी कुछ दिन पहले ब्रिक समिट हुआ था। एक न्यूज भी बहुत वायरल हुई थी, देखा होगा आप लोगों ने, चाइना के एक चाइनीज प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड को वहां जाने से रोक लिया था। वो क्लिप भी बहुत वायरल हुई थी, तो एटलीस्ट पढ़ नहीं रहे होंगे तो वो क्लिप तो देखी होगी। ठीक है, तो वो ब्रिक्स समिट के दौरान की बात थी। तो ये अभी कहाँ पर हुआ था, ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स समिट अभी हाल फिलहाल में कहाँ पर हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है। Which city is the host of 108th session of Indian Science Congress? ये हर साल हिंदुस्तान में एक इंडियन साइंस कांग्रेस होती है। इस बार कौन था इसका होस्ट, नागपुर था। क्वेश्चन नंबर 120, हेड क्वार्टर ऑफ WHO इज। देखो WHO पे सवाल पूछ लिया सर। ठीक है, आपको एक वर्ड पॉलिटी की PDF प्रोवाइड की गई थी, उसमें सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर थे, और आपको बताया भी गया था ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे आपका पिछला जो यूडीसी था उसमें फाओ पे सवाल आया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस बार उन्होंने किस पे पूछ लिया, WHO पे। और इसका करेक्ट आंसर क्या है, जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दिबांग वैली में कौन सा आपको पास देखने को मिलेगा, दिबांग वैली में सर आपको देखने को मिलेगा कायला पास। तो ये भी आप इसको अरुणाचल जीके का पार्ट मान सकते हो। सियांग रिवर, देखो सियांग कहते हैं ब्रह्मपुत्रा को। ठीक है, सियांग ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा वर्ड आसाम में यूज होता है और सियांग नाम अरुणाचल में यूज होता है। ठीक है, कई जगह पर अरुणाचल आसाम में दिहांग भी यूज कह देते हैं। और ये रिवर आपका तिब्बत से आती है, और तिब्बत में इस रिवर का नाम होता है यारलुंग सांगपो। तिब्बत में इस रिवर का नाम क्या होता है, सांगपो। तो जो रिवर सिस्टम पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको बताया जाता है कि ब्रह्मपुत्रा जो है आपका तिब्बत से आती है, और वहां पर इसका नाम क्या होता है, सांगपो। और अरुणाचल में ही आपका ये आके सियांग हो जाती है। कट ऑफ मैं पहले बोल चुका हूँ 240 के अराउंड मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं 100% श्योरिटी से नहीं कह रहा हूँ, वो तो फिर आप लोग देखो, जैसे आप लोग अपने स्कोर जितना शेयर करते जाओगे उतना ही हमारे लिए और प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 123, ये भी अरुणाचल जी के से था। विच डांस फॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज परफॉर्म ड्यूरिंग द ट्री फेस्टिवल। ठीक है, ट्री फेस्टिवल कौन सी ट्राइब का है, कमेंट कर सकते हैं, ये तो मेरे ख्याल से आप बता ही देंगे। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है राइस प्लांटिंग सीजन को। तो यहाँ पर कौन सा डांस फॉर्म चलता है आपका, दमिंदा। ठीक है, दमिंदा चलता है, ये तो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे।
क्वेश्चन नंबर 124, which district of Arunachal Pradesh shares its boundary with तिब्बत एंड भूटान? तिब्बत और भूटान से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है? तो अरुणाचल का जो नदन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन है? तवांग। तवांग बॉर्डर शेयर करता है चाइना, चाइना दैट इज तवा, तिब्बत से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा तवांग। ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए आप मैप उठा के देख लेना, अरुणाचल वाला, आपको क्लियर हो जाएगा कि तवांग शेयर्स बाउंड्री विद तिब्बत एंड भूटान। ठीक है, बिगेस्ट सेंचुरी इन एरिया, ये भी अरुणाचल जी के से सवाल है। बिगेस्ट सेंचुरी इन एरिया, तो वो हो जाएगी सर आपका दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते थे कि बायोस्फीयर रिजर्व, अगर आपको पता है ये दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो बायोस्फीयर रिजर्व बड़े एरिया में फैले होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है तो जो एक वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ दिबांग में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया भी काफी बड़ा होगा। तो कंपेयर टू अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कौन सी आएगी? दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 126, ये सर फिर से इकोनॉमी का सवाल है। ठीक है, ये आप इकोनॉमी में जो लास्ट में कुछ डेफिनेशन दी गई हैं वहां आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी कि सरकार जितना खर्चा करती है और सरकार जितना रिसीव करती है उसके बीच का जो डेफिसिट होता है उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये मैंने करंट अफेयर्स में भी कई बार एक्सप्लेन किया है। फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं सर? जो सरकार खर्चा करती है और जो सरकार रेवेन्यू अर्न करती है, तो दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर था इस बार, क्योंकि इकोनॉमी से आपका 2 सवाल आए। पिछले कई सालों में एपीएसएसबी में इकोनॉमी से या तो 0 क्वेश्चन आते थे या 1 सवाल आता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन ठीक आए हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आए, वरना पहले इकोनॉमी का कभी कभी जब 1 सवाल देते भी थे तो बहुत टिपिकल देते थे जो जनरली हर कोई ना बना पाए। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज, ये देखो ये बायोलॉजी का सवाल है। बायोलॉजी में जब विटामिन मैंने पढ़ाए थे, मैं कई बार रिपीट किया था कि विटामिन सी पूछ लेता है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम पूछ लेता है। वही देखो उसने पूछ लिया, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो जनरल साइंस में अभी तक अगर आप देखोगे तो फिजिक्स का 1 सवाल हमें दिख गया और बायोलॉजी का कितने सवाल दिख गए सर? बायोलॉजी का भी 1 सवाल, मतलब 2 सवाल तो अपने हो गए जनरल साइंस से। अभी और भी हैं आगे। इस बार मतलब पेपर भरपूर बहुत ही मजेदार तरीके से बनाया गया, लेकिन पेपर अच्छा है। मतलब वहाँ यूडीसी में मतलब बहुत ही आसान सवाल थे, उतना भी आसान होते तो मजा नहीं आता है। ठीक है, थोड़े से करने लायक हो तो अच्छा लगता है। ब्रॉन्ज इज ट्रेडिशनली कंपोज्ड ऑफ, ये केमिस्ट्री का आप कह सकते हो, केमिस्ट्री सेक्शन में डाल सकते हो इसे। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, किसका बना है ये? कॉपर और टिन का। क्वेश्चन 129, वो थोड़ा सा मजेदार था। स्टेथोस्कोप, हाँ जी, इसका कौन कौन सही करके आया? स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, ये किस किसने सही किया है? प्राइमरी डेफिसिट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, बोरोइंग एक्सक्लूड करके जो हम निकाल रहे हैं तो दैट इज अ फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट से कंफ्यूज मत करिए, प्राइमरी डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट में से भी जो इंटरेस्ट रेट सरकार पे करती है ना, जो लोन लिए होते हैं उसको भी घटाने के बाद प्राइमरी डेफिसिट आता है। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट वैसे तो हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करता था, बट कुछ साल पहले वो इकोनॉमिक सर्वे में उसे डाल दिया गया था। तो प्राइमरी डेफिसिट बहुत ज्यादा यूज टर्म नहीं है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं बस वो उस टर्म को पढ़ते हैं ना, तो अपने काम कर रही है।
बहुत बढ़िया गारा जी। स्टेथोस्कोप सर किसने बनाया था? इसका सर करेक्ट आंसर था रेनी लैनेक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 130। अब ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। चंद्रयान 3 पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड की गई थी। चंद्रयान 3 की सर अगर हम लोग बात करें तो ये मतलब बड़ा मजेदार लगा कि इस बार इन्होंने मतलब कोई टेक्निकल सवाल नहीं पूछा, कुछ इधर उधर नहीं पूछा कि चंद्रयान 3 किससे रिलेटेड है, क्या है, दिस दैट। सिंपल डेट्स पे ही खेल गए चंद्रयान पूरा, है ना। जैसे चंद्रयान 1 का ईयर पूछ लिया, या चंद्रयान 3 का ईयर वो डेट पूछ लिया। तो ये तो सर हमें पता है कि 28 अगस्त को तो वो लैंड करा था। ठीक है, 28 अगस्त को। और ये चला किस दिन था, बता सकते हैं? इसका क्या लगा के आए क्वेश्चन नंबर 130 का? ये चला था सर आपका 14 जुलाई को। ठीक है, चला था, ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, लैंड करा 28 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 131, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है सर। अल बिरूनी की किताब है किताबुल हिंद। ठीक है, पर्शियन फिलोसफर थे अल बिरूनी, उनकी किताब है किताबुल हिंद। वो किस लैंग्वेज में लिखी है? अरेबिक लैंग्वेज में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 132, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें देखो, अगर आप इतना याद रखो कि अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था। ठीक है, अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था, तो 1-3 आसपास होंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोका आया है, तो यानी 3 के बाद ही 1 आएगा। 3 से पहले 1 नहीं है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो जो 1 है, सॉरी, आपका 2 है। जैसे अशोका आपको मालूम है, अशोका का अंपायर बाद में आया है। ठीक है, पहले किसका एम्पायर है? आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसारा, उसके बाद कहीं आपका अशोका बैठेंगे। तो मौर्य पहले चलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य 3 के बाद ही आएगा 1, सॉरी 2। ठीक है, 3 के बाद ही आना है 2। तो जहां पर 2 3 से पहले उनको एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर देखो 2 3 से पहले ये नहीं हो सकता, यहाँ 2 3 से पहले ये नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन बचा। ठीक है सर, सी और डी बचा। अब दूसरी चीज सर आप ये देखो कि समुद्रगुप्त, ये तो सर गुप्ता डायनेस्टी में चले गए ना हम लोग। समुद्रगुप्त ये तो गुप्ता डायनेस्टी में चले गए, इनमें अशोका और इनमें सर 600 साल का डिफरेंस है, तो यानी समुद्रगुप्त इनके कंपैरिजन में तो सबसे लेटेस्ट है। तो जो 4 वाला है वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन थी कि आपका 3 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, पहली कंडीशन। और जो 4 है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचा सी और ऑप्शन बचा डी। इन दोनों में देखो 4 कहाँ लास्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन डी में 4 लास्ट में आ रहा है। सी तो बिल्कुल उल्टा है कि समुद्रगुप्त को सबसे पहले कर दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर ने मैसेडोनिया में इन्वेजन किया, उसके बाद फिर आपका चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर उसके बाद अशोका का रूल आया, और उसके बाद आपका समुद्रगुप्ता का रूल आया। ठीक है सर, क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर दिमाग लगा लेते तो बहुत आसानी से इसको कर पाते। हाँ जी, कितने लोगों का सही हुआ है? 133 कलिंगा। कलिंगा सर बिल्कुल, ये उड़ीसा में। बीटेक वालों को तो याद हो जाता है क्योंकि वहां पे वो अप्लाई करते हैं ना, कलिंगा इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का उड़ीसा में। ठीक है, तो कलिंगा कहाँ पर है? आज का उड़ीसा में। ठीक है सर, तो बैक टू बैक ये 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के लगातार यहाँ पर आपको देखने को मिल गए। एक क्वेश्चन आपका जो फॉरेन ट्रेवलर्स आते हैं वहां से आ गया। एक क्वेश्चन ये आपका एंशियंट इंडिया से है। एक क्वेश्चन सर ये आपका, ये भी एंशियंट इंडिया के। ये तीनों क्वेश्चन आप देख सकते हो एंशियंट इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 134। 134 में सर क्या लगाया? स्टेट ऑफ मणिपुर वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, बताइए जरा।
134 का क्या आंसर लगा के आए? हाँ जी, बताइए जरा। स्टेट ऑफ मणिपुर सर बना था 1972 में। ये अभी जब हम लोगों ने वो करा था रिवीजन, तब ये सब चीजें डिस्कस की थी, 21 जनवरी 1972। तो करेक्ट आंसर इज डी। The type of election conducted to fill the vacancy arising to do death or resignation or disqualification of an elected member is। एक तरीके के जनरल अवेयरनेस का आप क्वेश्चन कह सकते हैं। जैसे आम भाषा में बाई पोल कहते हैं, लेकिन उसको अगर ऑफिशियल नाम देखोगे तो वो बाई इलेक्शन है। यानी आपने किसी को एमएलए बनाया, वो सीट खाली हो गई, फिर 5 साल के लिए वो सीट थी, तो फिर दोबारा से उस पर इलेक्शन कराया जाएगा स्पेसिफिकली उसी सीट पर। तो उस इलेक्शन को हम क्या कह रहे हैं? बाई इलेक्शन कहते हैं। ठीक है। 136। ये देखो सर, पहला क्वेश्चन अब जाके हमें दिखा स्पोर्ट्स का। मैंने जितने दिन आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया, मैंने एक चीज पे बहुत फोकस किया कि भैया करंट अफेयर्स अच्छे से करना। करंट अफेयर्स पे वो करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स वाला पोर्शन जरूर अच्छे से करना, उस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। यूडीसी में 5 सवाल आए थे। ठीक है। इसमें भी देखो और कितने, पहला क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स का यही दिख गया। और पिछली बार भी क्रिकेट पे एक क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्रिकेट पे एक क्वेश्चन है। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम प्लेड इट्स 1000 ओडीआई मैच 6 फरवरी को खेला गया था। किसके साथ खेला गया है? हाँ जी, स्पोर्ट्स का सवाल है, उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। स्पोर्ट्स का सवाल है, उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। मैंने हमेशा से कहा स्पोर्ट्स के सवाल को अच्छे से ध्यान दे के जाने हैं आपको। मिड टर्म का मतलब होता है सर कि मान लो जैसे 2014 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का। ठीक है। और इस लोकसभा को कब तक चलना था? 2019 तक चलना था। लेकिन किसी वजह से ये लोकसभा डिसॉल्व हो गई, मान लो 2016 में ही डिसॉल्व हो गई। ठीक है। तो 2016 में फिर दोबारा री इलेक्शन होंगे। तो उन इलेक्शन को हम लोग मिड टर्म इलेक्शन कह रहे थे। ठीक है। तो उस तरह के इलेक्शंस मिड टर्म इलेक्शंस कह देते हैं, क्योंकि टर्म तो सर उसको 2019 में पूरा करना था। ठीक है। तो उस तरह की सिचुएशन को हम लोग क्या कह देते हैं? मिड टर्म इलेक्शन। किसने पूछा था? कारगा जी। क्लियर है कारगा जी? चलो, गलती हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 137। ये देखो, ये टेनिस गार्ड स्लैम 2023 विंबलडन ओपन का मैन सिंगल टाइटल, ये भी स्पोर्ट्स का सवाल है। उस दिन हम लोग कह रहे थे कि सर ओपन ओपन वाले बहुत डिस्कस कर लिए, जापान ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। मैं इसीलिए कहा था कि ओपन बहुत आता है। ठीक है। ओपन वर्ड बहुत होता है यूज, तो करेक्ट आंसर इसका था कार्लोस। री इलेक्शन तब कहते हैं जैसे मान लो किसी इलेक्शन को नल कर दो। ठीक है। जैसे मान लो किसी कॉन्स्टिट्युएंसी पे इलेक्शन हुए, पता चला वहां पर फ्रॉड हुआ था या स्कैम हुआ था, तो उस इलेक्शन को नल कर दिया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा, जीरो कर दी जाएगी उसकी वैल्यू। तो वहां पर फिर दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे, उन इलेक्शन को री इलेक्शन कहते हैं। ठीक है। उस तरह के जो इलेक्शन होते हैं वो री इलेक्शन कहलाते हैं। ठीक है। क्लियर है कारगा जी? किसने पूछा था? हाँ, हिबू जी। नहीं, 135 का री इलेक्शन नहीं होगा, वो बाई इलेक्शन होता है।
न्यू बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। न्यू बैच की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो 9863184505 इस नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर, ठीक है। अगर आपको न्यू बैच की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 138, काराकट्टम इज एन एंशियंट फोक डांस ऑफ। अरे एक्सपेक्टेड, मैं कितनी बार, 4 बार बोल चुका हूँ। चलो क्लास के लास्ट में कट ऑफ डिस्कस करें, ठीक है। कर्नाटका इज एन एंशियंट फोक डांस ऑफ। ये सर सॉरी कर्नाटका कह रहा हूँ, काराकट्टम ये सर तमिलनाडु का है, ठीक है। मैं एक प्रॉपर एक आपको सारे स्टेट के फोक डांसेस की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। काफी टाइम से हम इसको नहीं करा रहे थे क्योंकि ये बहुत मतलब इतने सारे स्टेट से फोक डांसेस याद रखना अपने आप में एक हैवी बर्डन हो जाता है। लेकिन हाँ, अब इस पे क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं, यूडीसी में भी आया था, इस बार भी आया। तब अपन आपको एक प्रॉपर क्लास भी कराऊंगा मैं इसकी, सारे क्लास फिर लाइव क्लास में ये सारे फोक डांसेस आपको याद करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट ये किसके लिए फेमस है? ये सर ये देखो, ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको भी हिस्ट्री की कैटेगरी में डाल दो, तो हिस्ट्री का भी वेटेज इस बार अच्छा रहा। हिस्ट्री में भी जो कल्चर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये फेमस है आपका पेंटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 140, ये तो सर मतलब फिक्स क्वेश्चन है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन पे अगर सवाल बनता है तो सबसे ज्यादा हुई डांसिंग गर्ल जो मिली है वो कहाँ से मिली है, किस सिविलाइजेशन से मिली है? तो ये तो सर आपका मोहिंजोदारो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, नेशनल पंचायती राज डे ये सर आपका नेशनल लोकल गवर्नेंस डे भी कहलाता है। इसी दिन आपका 73rd अमेंडमेंट लागू हुआ था, वो 73rd अमेंडमेंट पास हुआ था इसी दिन, ठीक है, अप्रैल 24, जिसके बाद से आपका क्या कहते हैं, हमारे पास पंचायत सिस्टम पार्ट 9A में इंक्लूड हुआ था 73rd अमेंडमेंट, वो अप्रैल 24 को ही पास हुआ था, ठीक है। अप्रैल 24 आपका 1973 में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन केशवानंदा भारती केस की जजमेंट आई थी, इसलिए भी अप्रैल 24 याद करते हैं। एक अप्रैल 24 को सचिन तेंदुलकर का बर्थडे होता है, इसलिए भी अप्रैल 24 को याद करते हैं। तो एक मतलब एक बहुत ऐतिहासिक तारीख है अप्रैल 24, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी। ये सर पेपर डिस्कशन चल रहा है ना, तो आपको जो भी टॉपिक्स में डिस्कशन है उसको फिर हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेरे को सिंपल आपको आंसर्स बताने हैं। अब मैं एक एक स्कल्पचर करूंगा तो सर 1 घंटा तो मुझे उसी के लिए चाहिए ना, तो इसको फिर हम अलग से क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या आपके पास नोट्स होंगे या आपके पास क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी, वहां से आप डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। या आप व्हाट्सएप में मेरे से अलग से पूछ सकते हैं, ठीक है। 140 को फिर देखो सर हम ना आराम से डिस्कस करेंगे, इसमें फिर एक एक को करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, अभी वो पॉसिबल नहीं है। फिर अभी हमें आगे बढ़ना है क्योंकि अभी हम सिर्फ डिस्कशन लेके चल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 142, ये भी देखो सर चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। अभी जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था, मतलब लैंड करने वाला था, उससे कुछ दिन पहले हमें खबर आई थी कि रशिया का एक लूनार मिशन था वो फेल हो गया। ये अभी मैंने एग्जाम से कुछ दिन पहले जो करंट अफेयर्स पढ़ाए थे, अभी जो अगस्त के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे थे सर, वो उसमें ये मिशन था भी। तो वो कौन सा था? लूना 25 था, ठीक है। कौन सा था? लूना 25 था। अभी ये आपका करंट अफेयर्स में हाल ही फिलहाल में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो लूना 25 तो रशिया का मिशन था जो फेल हो गया। ये तो मतलब सर ऐसा क्वेश्चन था कि जो करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ रहा होगा, थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह भी देखता होगा, सोशल मीडिया थोड़ा बहुत भी चलाता होगा, तो वो कर आएगा क्योंकि ये काफी हद तक ये सारी चीजें न्यूज में थी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ बनाया, मतलब ऐसा बनाया कि अगर आप अवेयर हो, बस न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हो,
बहुत आराम से आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी इसमें 143 144 है। क्वेश्चन नंबर 144, which of the following village of Gujarat is called India's first solar powered village? हाँ जी, इसका क्या लगा के आए हैं? ये विलेज अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। भूलने का मैंने वही बताया, रिवीजन जितना अच्छा करेंगे उतना बेहतर रहेगा। फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज आपका ये मोधेरा में है। अभी हम लोग एक विलेज की स्कीम डिस्कस कर रहे थे कि एक एक इंडिविजुअल विलेज को हाईलाइट कर रहा है कल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है। एक एक विलेज की अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाई जाएगी। तो उसमें मैंने कहा था कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, तो उनको डेवलपमेंटल कैटेगरी में डाला गया है। उसका एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे मुदेरा वो इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज है, ठीक है। तो ये वहां डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 144, इलाबेन भट्ट वाज द फाउंडर ऑफ। ये एक जनरल पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कोई भी एक रैंडम पर्सनालिटी उठा लेंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना देंगे। तो इलाबेन भट्ट वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 145, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर इज टर्म्ड एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है, ठीक है। द कोड नेम यूज फॉर पुलिस एक्शन टेकन टू मर्ज हैदराबाद विद इंडियन यूनियन इन 1948। हैदराबाद मर्ज करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था अगेंस्ट द निजाम एंड द रजाकार, ठीक है। तो ऑपरेशन, सॉरी ब्लू स्टार नहीं था, सॉरी सॉरी, पोलो, ऑपरेशन पोलो, बहुत फेमस मिशन रहा है ऑपरेशन पोलो। अभी हम लोग मुक्ति, अभी भारत सरकार वो अमित शाह जी जो हैं वो अभी मुक्ति दिवस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां जाके हैदराबाद में, लिबरेशन डे के तौर पे, ठीक है। 242 है तो चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके। ये देखो सर 147, ये तो मतलब जो पहली क्लास होती है हमारी पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसी में हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग किस दिन हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये तो वहीं से उठ के आ गया। तो पॉलिटी का सर ये आपका एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 148, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से क्या उठाया गया? तो जो भी चीजें यूनियन को पावरफुल बनाती है वो चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से उठाई हैं। तो पॉलिटी की पीडीएफ में ये सारे आपके मेंशन्ड है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक में सब लिखा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यूके से उठाई, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से उठाए, मतलब ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट, इनसे इंस्पिरेशन ली। डीपीएसपी कहाँ से बोरो किए? ये सर हमने आयरलैंड से बोरो किए। इसी तरह से रेजिडुअल पावर का आइडिया ये कहाँ से लिया सर? कनाडा से। तीन तरह की लिस्ट थी ना, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। वो सब्जेक्ट जिन पे लॉ यूनियन बना सकता है उनको यूनियन लिस्ट में डालते हैं, जिन पे स्टेट लॉ बना सकता है उन्हें स्टेट लिस्ट में डालते हैं, जिन पे दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं उन सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में डालते हैं। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं है तो उसे किसका हिस्सा मानते हैं? रेजिडुअरी लिस्ट का हिस्सा मानते हैं। और रेजिडुअरी लिस्ट पे लॉ बनाने की पावर किसके पास है? यूनियन के पास है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है कि रेजिडुअरी लॉ पे, रेजिडुअली टॉपिक्स पे ये जो लॉ बनाने की पावर यूनियन के पास है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने कनाडा से लिया, ठीक है। तो 148 का आंसर क्या होगा आपका? कनाडा। क्लियर है सर? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 149, ये देखो मैं 3 साल से नॉर्थ ईस्ट पीएससी में अपन पढ़ा रहे हैं, 2 साल से मतलब नॉर्थ ईस्ट पीएससी में, 3 साल से तो अपना अरुणाचल में चल ही रहा है। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ये जरूर मेंशन करता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज में रहता है, अच्छे से पढ़ के जाना, इस पे सवाल बन सकता है, ठीक है। डीपीएसपी में मैं कहता हूँ मेनली इसी पे फोकस करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, और इस पे क्वेश्चन आ गया।
बताइए जरा 149 का क्या आंसर लगा के आए हैं आप लोग? हाँ जी सर, 149 का क्या आंसर लगा के आए हैं आप लोग? ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है क्वेश्चन, क्योंकि मैं मतलब ऐसा लग रहा मेरी सालों की तपस्या का रिजल्ट है ये। मैं बहुत सालों से कह रहा था डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं हमेशा से कहता रहा था डीपीएसपी या मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। और अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज्यादा न्यूज पे था। मेन चीज ये देखने को मिल रही, जो हॉट टॉपिक्स थे ना इस बार, जो भी हॉट टॉपिक्स रहे न्यूज में, एग्जामिनर ने वो जरूर पकड़े। इसलिए करंट अफेयर्स पे फोकस उसका अच्छा रहा एग्जामिनर का। जो जो भी हॉट टॉपिक्स से खूब दबा के पकड़े गए इस बार। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सर न्यूज में था, तो सवाल आ गया। ये आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 किस में आता है सर? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंस हॉकी टीम वॉन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी? देखो सर, स्पोर्ट्स का सवाल। मैंने कहा था कि स्पोर्ट्स से लगभग लगभग हर साल 2 सवाल आ रहे हैं। यूडीसी में 5 आए थे। अब देख लो सर, आपका एलडीसी में 3 आ गए। ठीक है, तो स्पोर्ट्स हम कभी नजरअंदाज मत करना। और ये सारे आपके करंट अफेयर्स में कवर हैं स्पोर्ट, जो जो भी पूछ रहा है। तो मेंस हॉकी टीम किसने जीती सर? करेक्ट आंसर इज इंडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर इज इंडिया। चलिए, तो ये आपके सर 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन था। अगर इसका आप एनालिसिस करें तो यू विल फाइंड कि क्वेश्चंस जो थे मॉडरेट लेवल के थे। हॉट टॉपिक्स जितने भी करंट अफेयर्स में रहे थे, वो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चंद्रयान हो, आदित्य मिशन हो, दबा के उनसे क्वेश्चन बनाए गए। अरुणाचल जीके में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छे खासे। पर अरुणाचल जीके से 2 सवाल पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लस आपका बाकी जो पेपर था कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं, वो चीज फुलफिल हो रही है। जनरल साइंस में आप देखोगे एक क्वेश्चन फिजिक्स का भी है, एक क्वेश्चन बायोलॉजी का भी है, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी है। मतलब जनरल साइंस को भी प्रॉपर वेटेज दिया गया है। इस बार एक बैलेंस पेपर भी देखने को मिला। तो पेपर बनाया तो अच्छी तरीके से गया है कि पेपर ऐसे ही बनाने चाहिए। लेकिन ऐसा पेपर अगर यूडीसी का होता तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि यूडीसी से कम लेवल होना चाहिए था इस पेपर का। तो यूडीसी से तो पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया। लेकिन हाँ, मैनेज काफी अच्छी तरह से था। कि इकोनॉमी भी ऐसा टॉपिक जिससे आपका बहुत सालों से एपीएसएसबी में क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे थे, बट इस बार इकोनॉमी से 2 सवाल देखे गए। एपीएसएसबी में अगर इकोनॉमी से कभी कभी एक आध सवाल आ भी जाता था ना, तो ऐसा सवाल आता था जो रियरली ही कोई कर पाए, मतलब थोड़ा सा टफ रहता था, जनरली लोग नहीं कर पाएंगे उसको। लेकिन इस बार जो इकोनॉमी के 2 सवाल थे वो डूएबल थे, यानी होने लायक थे। हिस्ट्री में उन्होंने कल्चर वाले पार्ट पे इस बार फोकस ज्यादा कर रहा है। दो तीन क्वेश्चन डायरेक्ट आपका कल्चर से उठाए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का जो वेटेज रहता है वो उतना लेवल का नहीं रहा। ज्योग्राफी में जो जनरली आपका जैसे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जनरली पूछ ली जाती हैं, वो इस बार भी नहीं पूछी गई, ना यूडीसी में इतना इफेक्टिवली पूछा गया। हाँ, लेकिन ज्योग्राफी में इस बार थोड़ा सा कंसेप्चुअल 2 क्वेश्चन जरूर डाले गए हैं, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ कैटेगरी में डालेंगे। एज फार एज अ लेवल ऑफ एग्जाम इज कंसर्न, उसके अकॉर्डिंगली वो टफ कैटेगरी में क्वेश्चन आएंगे। जैसे कोरियोलिस फोर्स वाला क्वेश्चन आपका हो गया, आइसो बार वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये सर एक थोड़ा एक एनालिसिस था, एक इंसाइट था हमारे एंड से कि जो हमने पेपर को देख के फील किया। अब बाकी सर बार बार जो कट ऑफ की बात आ रही है, तो देखो जितना भी अभी स्टूडेंट्स हमें एग्जाम का अपना वो भेज रहा है, उस हिसाब से हमारे हिसाब से तो कट ऑफ होनी चाहिए करीब करीब 240 तो जाएगी जाएगी, क्योंकि आपका यूडीसी में भी 260 प्लस कट ऑफ गया है। ठीक है, यूडीसी में पेपर बहुत आसान था तो उसका 260 प्लस कट ऑफ गया है। लेकिन ये पेपर उतना आसान नहीं था, बट हाँ डूएबल था, मॉडरेट था। और दूसरी बात यह है कि यूडीसी में वैकेंसीज सर बहुत कम थी। ठीक है, इस बार वैकेंसीज ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा आपका क्या कहते इसमें एनरोल होंगे, तो इस वजह से कट ऑफ के चांसेस हैं थोड़ा सा और गिर जाए। इसी वजह से मैं मान के चल रहा हूँ कुछ कुछ 240। मैं बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये 100% सही होगा, ये मेरा पर्सनल अनुमान है।
ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसे मानो, आप चाहो तो इसे ना मानो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। मेरा जो पर्सनल अंदाजा है वो मैं इसको 240 पे रख रहा हूँ। बाकी किसी और पर्सन का, किसी और टीचर का अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से अलग हो सकता है, ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कट ऑफ के पीछे मत भागो, एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अपने स्किल टेस्ट की तैयारी करो। और जिनका कट ऑफ मतलब लग रहा है कि मान लो 200 से भी नीचे है, तो उनके चांसेस तो बहुत कम है। लेकिन हाँ, अभी भी देखो, उम्मीद नहीं हारनी है। अभी भी आपका एमटीएस का एग्जाम है, कांस्टेबल का फिर से एग्जाम है, फायरमैन का एग्जाम है, ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट जो आपका सीएसएल वाला एग्जाम है, सीएसएल 2023 जो आपका 26 नवंबर का होगा। अब आपको सारी मेहनत उस एग्जाम में झोंक देनी है। मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो सीजीएल 2023 में कुछ मार्क्स से रह गए थे, ठीक है, या उनका ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं गया था, एवरेज स्कोर गया था, 200 के आसपास वो घूम रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बार मेहनत की है, इस बार वो अच्छा स्कोर लेके आए हैं। उनका स्कोर कुछ कुछ का 260 प्लस भी गया है, अभी जो वो स्कोर बता रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत अगर आप भी अच्छे से करेंगे, आपका भी रिजल्ट इंप्रूव होगा। क्योंकि देखो, आपके ये सारे जो एग्जाम है, एपीएसएसबी हो या एपीपीएससी के कुछ एग्जाम्स हैं, सिलेबस लगभग सेम ही है सर। यही सारी चीजें आपको वही वहां भी पढ़नी, वही करंट अफेयर्स, वही अरुणाचल जी के, वही पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, यही सारी चीजें आपको बार बार वहां पर भी पढ़नी है। तो जब यही चीजें सर वहां पर रिपीट होंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है सर, ठीक है। आपको जब वही चीजें रिपीट होंगी तो बस अपना रिवीजन पे फोकस रखिए और अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। सब स्टूडेंट्स में से ज्यादातर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये आता है कि सर मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम है। वो इसलिए क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो आपको जो मेन फोकस है वो किस पे रखना है सर, रिवीजन पे रखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, रिवीजन पे फोकस रखिए और कंसिस्टेंसी लाइए। अभी नवंबर में एग्जाम है, 2 महीने आपके पास है, एक आधा हफ्ता थोड़ा सा चाहो तो रिलैक्स कर लो, फिर तैयारी में वापस से जुट जाओ, ठीक है। चलिए, बाकी मैं अनाउंस कर दूं कि हमारा यहाँ नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन में भी हो रहा है एज वेल एज ऑफलाइन में भी हो रहा है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, 9863184505। दूसरा नंबर है 8076535685। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही बैचेस आपका स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से। आपको जो भी डिटेल चाहिए, क्या प्राइस है, कैसे क्या सिलेबस है, सारा इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है सर। हाँ जी, अभी रूटीन में थोड़ी देर में कल का शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर, तो ध्यान रखिए सर अपना, तैयारी अच्छे से करिए। एग्जाम टफ होते हैं लेकिन डुएबल भी होते हैं ना, तो आप ही लोगों में से जो लोग हैं वही क्रैक करते हैं एग्जाम। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता है। तो अभी निराश नहीं होना है, अगर एग्जाम में स्कोर कम आ रहा है और ज्यादा हो रहा है तो बहुत ये नहीं, आपको बहुत ज्यादा घमंड नहीं लाना उस चीज का, ठीक है। अगर आपका बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है तो बधाई हो आपको, आप आगे एग्जाम की तैयारी करिए। लेकिन हाँ, अगर स्कोर कम है तो अभी इसका मतलब आपकी मेहनत में कमी है, इस चीज को एक्सेप्ट करिए, और इसको एक्सेप्ट करिए और तैयारी अच्छे से फिर से स्टार्ट करिए, ठीक है सर। चलिए फिर, तो लेक्चर अच्छा लगा हो, कोई डिस्कशन से कुछ फायदा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग फिर अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, फिर से हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।